हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज से हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है ना। सो अभी हम क्लास 10th की कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 9th है, फिर 8th और 7 इस तरह से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि TRE 3 की वैकेंसीज क्लियर हो चुकी हैं। जितने भी रिजल्ट्स आने थे सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। अभी TRE 4 के लिए आप एकदम प्रिपेयर्ड रहें और अभी से एनसीईआरटीज़ वगैरह कवर अप करना शुरू कर दीजिए। सो यहाँ पे क्लास की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। किस तरह से मैंने चीज़ों को हाईलाइट करके रखा है, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है ना, तो उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन्हीं PDFs को मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से इनको रिवाइज भी कर पाएंगे बाद में। ठीक है। सो भाई संसाधन और विकास चैप्टर जैसा नाम है। तो भाई संसाधन क्या है? जो चीज़ें हमारे आसपास पर्यावरण में प्रेजेंट है, जिनका इस्तेमाल इंसान क्या करता है एक रिसोर्स के लिए, एक रिसोर्स की तरह, यानी कि खुद को सुविधा पहुंचाने के लिए जिनका इस्तेमाल कर रहा होता है ना, वही सारे संसाधन हो जाते हैं। अब इन संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, किन किन बेसिस पे किया गया है उसे हम समझ लेते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर तो जैसे जैव और अजैव हो जाता है ना। जैव यानी कि जिनमें जीवन पाया जाएगा, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अजैव में जैसे कि नदी, पर्वत, पहाड़, जो कि अजैविक हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है ना। तो ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। समाप्यता के आधार पर, यानी कि कुछ ऐसी रिसोर्सेज, संसाधन जो कि कैसी हैं, सीमित मात्रा में प्रेजेंट हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो असीमित मात्रा में प्रेजेंट हैं। जैसे कि नवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय यानी कि जो कि एक तरह से ऐसा कह सकते हो कि नवीकरण करना संभव हो पाता है, यानी कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो असीमित है। इनको चाहे जितना आप इस्तेमाल करिए कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। अनवीकरणीय यानी कि इनको एक तरह से वापस से उत्पन्न कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और काफ़ी वक्त लग जाता है इनको दोबारा से बनने में ना। सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो नवीकरणीय में जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया ना, जिनको मतलब जितना इस्तेमाल कर लो उतना कर सकते हो, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा में जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, तो ये सारी चीज़ें, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये सब अनवीकरणीय योग्य में आते हैं, बिकॉज ये सीमित मात्रा में हो। और एक अगर इनको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो इन रिसोर्सेज का, तो ख़त्म होने की संभावनाएँ भी ज़्यादा होती हैं। स्वामित्व के आधार पर तो भाई व्यक्तिगत भी चीज़ें होती हैं, सामुदायिक भी होती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी होती हैं। व्यक्तिगत यानी जो व्यक्ति विशेष इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सामुदायिक यानी कि प्रॉपर एक ग्रुप, एक कम्युनिटी के द्वारा जिनका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो आपके सामुदायिक में आ जाते हैं। राष्ट्रीय यानी कि जैसे कि हमारा भारत एक राष्ट्र है ना, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक राष्ट्र के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो कि भाई देश विदेशों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ना। विकास के स्तर के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष ना। तो मतलब ऐसी चीज़ें, अगर हम विकास जिनकी संभावनाएं अभी भी हैं और उनका विकास चल ही रहा है ना, तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। विकसित, भंडार हो गया, संचित कोष ना। सो एक और बारी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना कि संसाधन जैसे कि कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं ना। तो प्राकृतिक जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य है ना, जैसे कि नवीकरणीय जो चीज़ें कैसी होती हैं, एकदम असीमित मात्रा में उपलब्ध है, जितना इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं ना। जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गई है ना, और इस तरह से सौर ऊर्जा हो गया। तो ये सारी चीज़ें असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो सतत और ये जैव हो गया, तो सतत में आपका प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव वगैरह भी आ जाते हैं, है ना। और इधर अनवीकरणीय में देखेंगे तो भाई धातु हैं, जैसे कि मेटल्स वगैरह हैं, जो कि ज़मीन से ही निकाले जाते हैं। और ये काफ़ी साल इनको लग जाता है बनने में, लगभग 500,000 साल लग जाते हैं इनको बनने में। तो यानी इतना वक्त लग रहा है, और ये सीमित मात्रा में है ना, ऐसा नहीं है कि असीमित है, जितना आप चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और जीवाश्म ईंधन हो गया, तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, अचक्रीय प्रक्रिया है, यानी कि इनको भी बनने में बहुत ही वक्त लगता है, काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो इनको भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, तो अनवीकरणीय योग्य में रख सकते हैं ना। मानवीयकरण में मानव के द्वारा निर्मित जो संसाधन होते हैं, संरचना एवं संस्थाएं हो गई, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि संसाधनों का विकास, संसाधनों के विकास की बात हो रही है। तो विकास
प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। पर साथ में क्या होता है कि भाई जब चीज़ें हो जाती हैं तो उनका जो वैल्यू है ना वो कम होने लग जाता है और लोग दोनों हाथों से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना। तो मतलब इनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से होती रहे ना, किसी तरह के ऐसा ना होना कि आज ही सारी चीज़ें यूज़ हो जाएं, कल के लिए बचे ही ना। तो इनको ध्यान में रखते हुए प्लस साथ में हमें ऐसे विकास भी करने हैं जिनसे आज के साथ साथ कल को भी नुकसान ना हो, कल को देखते हुए ही चीज़ें करनी है ना। तो सतत पोषणीय विकास यानी जिसे हम एक तरह से क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हमें चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल करनी है कि आज भी वो रिसोर्स का काम करें और कल के लिए भी वो बेहतर होनी चाहिए, जो भी कल नेक्स्ट हमारी जनरेशन आने वाली है ना। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे ना। ऐसा नहीं है कि आज हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो कल के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएं। और इन्हीं संसाधनों के विकास को लेकर के उनके दोहन को रोकने से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ बैठक सम्मेलन किए जाते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किया गया था 1992 में। इस डेट्स इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए मैंने इनको पूरा हाईलाइट किया हुआ है, इसे आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील में ही स्थित है आपका रियो डी जेनेरियो के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन को एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। यानी कि एजेंडा रखा गया जिसमें एजेंडा 21 जिसे नाम दिया गया और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बातें कही गई जिनको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि यह एक घोषणा है, यानी कि एक तरह का ये यहाँ पे घोषणा करी जाती है कि जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। जैसे कि ऊपर हमने सीखा ना कि सतत पोषणीय विकास क्या है, यानी कि आज की आवश्यकता को देखते हुए कल की भी आवश्यकताएं फुलफिल हो सकें, प्लस कल में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए ना। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, यानी कि हर कोई जो जिस जगह पर रह रहा है अपने आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको खुद को उठानी चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, एजेंडा 21 को तैयार करके इस तरह से चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ना। तभी वो अपने रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करे और उनको इस तरह से ऐसा भी नहीं इस्तेमाल करना है ना कि भाई मिल गया है तो बस एकदम यूज़ करके रख दो, आज के आज कल का देखा जाएगा ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब संसाधन के नियोजन की बात होती है, भाई चीज़ों को मैनेज करके कैसे रखा जाए। अब नियोजन ऐसा भी होता है ना कि लाइक मान लीजिए कोई जगह है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल भारत का कोई स्टेट है ना, और इस स्टेट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है ना। तो किस तरह से चीज़ें हमें ये प्रचुरता देखने को मिलती है ना, लाइक एक तरीके से विविधता भी कह सकते हो ना कि कोई चीज़ लाइक कोई मिनरल ही है, उसका भंडारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा है उस जगह पे, लेकिन दूसरी चीज़ बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है ना। तो किस तरह से मैनेज होती हैं चीज़ें ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है ना। लाइक अगर वहाँ पे मूल विकास को देखते हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं उनकी कमी देखने को मिलती है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी पाई जाती है। भाई राजस्थान में सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी कम मात्रा में प्रेजेंट है, जल वगैरह, तो उसके लिए एक तरह से मुश्किल वहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ती है ना। अगला है कि लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी पाई जाती है ना। तो ओवरऑल यही कंक्लूजन निकलता है, यानी कि कोई जगह, कोई स्थल जहाँ पे एक
खनिज या मिनरल या फिर कुछ भी कह लीजिए, वो तो अवेलेबल है, पर दूसरी चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो शायद वहाँ पे अवेलेबल ना होना। तो इस तरह की परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं। जैसे भारत में अगर हम संसाधन नियोजन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि संसाधनों का संरक्षण हो गया, तो किस तरह से संरक्षण हमें करना चाहिए। इसके लिए भी कुछ चीज़ें, कुछ बातचीत इस तरह से करी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीकों के संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक फिर से पुनरावृत्ति की, और 1987 में ब्रुंडसलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा किया गया था। यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह से ये चीज़ें रहीं। और आगे हम देखते हैं भू उपयोग। अब भू उपयोग की बात होती है तो इसके भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, तो जैसे कि वन के लिए अगर हम देखते हैं ना, तो भूमि का उपयोग वन के लिए किया जाएगा। और वन फॉरेस्ट वगैरह जो भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है तो किस तरह से, जैसे कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि जो बंजर ज़मीनें होती हैं कृषि के लिए अयोग्य भूमि होगी। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे कि इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। अब भाई जो भी इमारतें बनी हुई हैं, सड़क जहाँ पे बनाई जा रही है, उद्योग धंधे खड़े किए जा रहे हैं ना, उन भूमि का इस्तेमाल हम इन सब कामों में कर रहे हैं, बट उनका कृषि में तो कोई योगदान नहीं रह गया ना। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, और जैसे कि अस्थायी चारागाहें एवं अन्य गोचर भूमि वगैरह होती हैं। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होती है। साथ में कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। अगला पॉइंट 4 है कि परती भूमि क्या होती है, तो वर्तमान परती जहाँ एक वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो तो उसे वर्तमान परती भूमि कहा जाता है। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती भूमि क्या होती है, तो 1 से 5 वर्षों तक खेती ना की गई हो तो उसे इस नाम से जानते हैं। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सफल कृषक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, तो सफल कृषक क्षेत्र कहलाता है। खैर यहाँ पे भू संसाधन की अगर हम बात करते हैं ना, तो भू संसाधन यानी कि भूमि जो है किस तरह से रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ना, इसको भी देख लेते हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। ठीक है, कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है सिर्फ और सिर्फ 43%। पर्वत पूरे भू क्षेत्र में 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र हो जाता है और इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी तरह से भू का जो उपयोग है यहाँ पे किया जा रहा है ना। अब भारत में भू उपयोग का प्रारूप अगर हम देखते हैं तो किस तरह से चीज़ें हैं,
तो भाई भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक और जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल होती हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़ करके अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भी भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है ना। जैसे कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो आप देखते हो ना, तो इस तरफ ये अक्साई चीन कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे चाइना ने अपना अधिकार करके रखा हुआ, और इधर वाला जो आपका पीओके वाला पोर्शन हो जाता है ना, जहाँ पे पाकिस्तान ने अधिकार करके रखा हुआ है। तो इस तरह से इन जगहों का भी कोई लिखा जोखा है नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई पंजाब हरियाणा में लगभग 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% पर ही से भी कम क्षेत्र में बोया काटा जाता है ना, लाइक एक तरह से खेती करी जाती है। और हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित होना चाहिए ना, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। यानी कि जो एक वो रखा गया है टारगेट है, वो लगभग 33% का रखा गया है, लेकिन है कितना, अभी उससे भी कम हमें देखने को मिलता है ना। इस टारगेट को हमें क्या करना है, चेज़ करना है, जो 33% का आप देख पा रहे हो। अब मृदा संसाधन की बात करते हैं, तो मृदा का इस्तेमाल एज आ रिसोर्स किस तरह से किया जा सकता है। तो भाई जो मृदाएँ होती हैं, हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई ज़मीन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। भाई पूर्वी तटीय मैदान में विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से ही बने हुए होते हैं ना। और यहाँ की जो मृदा है वो रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं, जैसे हम नदी के मुहाने घाटी में देखते हैं ना। तो इस तरह की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। भाई आयु के आधार पर, अच्छा यहाँ से हमको इधर से पढ़ना था भाई, ठीक है। मृदाओं के वर्गीकरण की बात करते हैं ना, तो वर्गीकरण जो है इनका कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि जलोढ़ मृदा हो गई, काली मृदा हो गई, और लैटेराइट मिट्टी हो जाती है आपकी, लैटेराइट मृदा कह सकते हैं, और मरुस्थलीय मृदा हो गई, लाल और पीली मृदा हो गई ना। तो पहली हो जाती है हमारी जलोढ़ मृदा, जो कि जलोढ़ मृदा कहाँ पे बनती है, तो जो भी नदी वगैरह होती है, नदी का जो संगम होता है ना, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का इधर वाला हिस्सा हो गया, दक्षिण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा हो गया ना, तो इनकी मुहाने पर जो मिट्टी पाई जाएगी इनके आसपास, वो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। और आयु के आधार पर अगर देखा जाए तो ये 2 प्रकार की हो जाती है, एक जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, और दूसरी हो जाती है खादर कहा जाता है ना। बांगर मृदा में कंकड़ और इनकी मात्रा जो है ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि भाई ये क्या होता है, ये जो लाइक खादर है उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा पुरानी मिट्टी होती है ना, जो भी नदी के द्वारा मिट्टी बहा के लाई जाएगी वो जो एकदम नया नया होता है वो खादर होती है, जो हल्का पुराना हो चुका होता है उसे बांगर कहा जाता है ना। तो अगर हम देखते हैं तो उपजाऊ भी आपकी खादर ज़्यादा मानी जाएगी, बांगर इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहती है। अगला काली मिट्टी कहेंगे तो मृदाओं का रंग जो है वो इन मृदा का रंग काला दिखता है, इन्हें रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाएगा। काली मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इस वजह से इसका नाम काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। लाइक इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की जो मृदाएं हैं दक्कन पठार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है, और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर ये पाया जाएगा। जगह आप याद करके रख सकते हैं, इस मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि भाई पर्वत और वन, जलोढ़, लाल, पीली, काली, लैटेराइट और शुष्क मिट्टी कहाँ कहाँ पे कितने पोर्शन में नज़र आ रहा है आपको। अगला है हमारा भाई, जैसे कि काली मिट्टी की ही बात कर रहे थे ना, तो काली मृदा बहुत महीन कणों और मृत्तिका से बनी हुई होती है। नमी जो है धारण करने की जो क्षमता है बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा
कम देखने को मिलती है। अभी बात करेंगे लाल और पीली मिट्टी की। तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भाग में विकसित होते हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका जो पीला रंग है वो इसमें जल योजन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी की बात करेंगे। तो ये जो शब्द है लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है क्षेत्रों में आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ठीक है भाई, इसमें सामान्यतः जो पौधों के पोषक तत्वों की कमी इनमें देखने को मिलती है और ये अधिकतर दक्षिण राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। अगला है भाई मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपना कर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और काफ़ी उगाई जाती है। जो लैटेराइट मिट्टी वगैरह होती है ना, इसमें उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लैटेराइट मृदा पर काजू की फसल के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? तो केरल और आंध्र प्रदेश में। अगला है मरुस्थलीय, जो कि भाई मरुस्थल वाले एरियाज़ में ही पाया जाएगा। ये लाल और भूरे रंग की देखिए नज़र आती हैं। हल्का मृदाएं जो हैं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक होती है और झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी इन्हीं से बनाया जाता है। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की कमी देखने को मिलती है, कम मात्रा में इनमें पाया जाता है। और ये मृदाएं, अगला है आपका वन मृदा की बात करेंगे ना। वन मृदाएं कौन कौन सी हैं? तो ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। बहुत ज़्यादा अपर्दन देखने को मिलता है, यानी कि जो ऊपरी लेयर है वो हट जाती है ना, और अधिसिलिक यानी कि एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है ये मृदा। अब मृदा का संरक्षण, अपर्दन और संरक्षण से कैसे रोका जा सकता है? तो कई सारे तरीके हैं भाई। किस तरह से अपर्दन होता है ना, तो अपर्दन किस तरीके से होगा? मनुष्यों के द्वारा वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। लाइक अगर हम प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं ना कि अपर्दन ना हो, लेकिन अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ करी जाएंगी तो चीज़ें असंतुलित होती हैं और प्राकृतिक तत्व जैसे कि पवन, हिम, नदी, जल, मृदा अपर्दन करते हैं। बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि या बैड लैंड कहा जाता है। ठीक है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन यानी कि शीट एरोजन कहा जाता है और पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? तो पवन अपर्दन कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। ठीक है, और इसे समोच्च जुताई यानी कि कंटूर प्लकिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं और सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। सोपान यानी कि इस तरह से जीने बना करके जहाँ पे खेती करी जाती है ना, पानी इस तरह से आता चला जाएगा और जो कटाव है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं और ये पवनों के द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके की पट्टी जो स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं इसे, पेड़ों को कतारों में लगा करके रक्षक यानी कि शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति कम कर देती है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीले के स्थायीकरण के महत्वपूर्ण योगदान होती है ना। तो ये कुछ तरीके थे संरक्षण के जो कि हमने इस चैप्टर में देखे। चैप्टर काफ़ी लंबे हैं, सो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। आप स्पीड इंक्रीज़ करके वीडियो को ईजिली ख़त्म कर सकते हैं ना। आपको समझना है, 1 से 2 बारी समझेंगी, चीज़ें दिमाग में आपके बैठ जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन आता है आप ईजिली उनको सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर किया है। इसके बाद अप्रॉक्स 6 से 7 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे।
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।